डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और चैप्टर जो है हमारा मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। व्हाट इज एन एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है जी? एनीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ कॉन्स्टिट्यूट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, एक आदमी के गिर्द कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, जो इसकी लाइफ पर असरअंदाज हो रही हो, मिलके क्या बनाते हैं जी? एनवायरनमेंट। अब बेसिकली एनवायरनमेंट में दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स। और एबायोटिक कौन सी होती हैं? दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट लाइक एयर, वाटर एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं जी? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो माहौल में कितनी किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं? दो किस्म के, बायोटिक जिसे हम बायोलॉजिकल भी बोलते हैं और एबायोटिक जिसे हम फिजिकल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज इकोलॉजी, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। कि आदमी का जो उसके माहौल से ताल्लुक है, इसको बायो की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज इकोलॉजी, या इसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हमारा माहौल किस तरह से बन रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल, लेकिन 9th में आपने इसे स्टार्ट किया था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल, उसके बाद टिश्यू लेवल, टिश्यू के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद इंडिविजुअल। ठीक है, माहौल का वो पार्ट जहां पर एक इंडिविजुअल रहता हो, सर्वाइव करता हो, उस पार्ट को हम नाम देते हैं हैबिटेट का। तो हैबिटेट क्या हुआ? हैबिटेट मींस द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन है स्पीशीज के, एक किस्म के इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसको हम कलेक्टिवली स्पीशीज बोलते हैं। स्पीशीज क्या है जी? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed with each other and produce fertile offspring. Fertile offspring means ऐसी offspring, ऐसी औलाद जो मजीद offspring produce करने के काबिल हो। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज। उसके बाद है पॉपुलेशन, कि जैसे एग्जांपल देता हूं कि इन 2010 the human population in Pakistan was 173.5 मिलियन। ठीक है, तो इस ह्यूमन पॉपुलेशन को जब हम एक खास वक्त पर खास जगह पर स्टडी करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम सारी पॉपुलेशंस को इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स, ह्यूमन के साथ अब दूसरे एनिमल्स की भी पॉपुलेशन को कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो इसे बोलते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है जी? कम्युनिटी इज द assemblage of different populations interacting with each other at specific geographical area। एक खास जगह पर बहुत सारी populations एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करेंगी तो उसे बोलेंगे कम्युनिटी। इसकी एग्जांपल है आपके पास फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो उन सारे एनिमल्स को कलेक्टिवली हम बोलेंगे कम्युनिटी। ठीक हो गया। अब उसके बाद इकोसिस्टम। देखिए दो वर्ड हैं, इकोसिस्टम, जो वर्ड है सिस्टम। ठीक है, पहले हम इसे देखेंगे कैसे बनता है। जब भी एक बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, जब इसी सिस्टम को हम एनवायरनमेंट में स्टडी करेंगे तो इसे बोल देते हैं इकोसिस्टम। मींस सेल्फ sufficient unit of environment that can run and maintain itself। जिस तरह एक तालाब है, ठीक है, एक पॉन्ड है, आप उसमें खुद से जाके फर्टिलाइजर्स नहीं डालते। जो एक नेचुरल पॉन्ड है वो आर्टिफिशियली आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि नेचर उसे कंट्रोल कर रही है। सनलाइट आएगी, उसी पॉन्ड के अंदर मौजूद जो प्लांट्स होंगे अपनी खुराक खुद बनाएंगे। उन प्लांट्स को कौन हर्बीवोर्स इस्तेमाल करेंगे, हर्बीवोर्स को कौन कार्निवोर्स, इस तरह से पूरा सिलसिला चलेगा। तो वो सिस्टम खुद को रन करेगा। एक ऐसा यूनिट जो खुद को खुद ही रन करे, मेंटेन करे, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद है लास्ट में बायोस्फीयर।
अगर हम दुनिया के सब इकोसिस्टम्स को, जितने भी इस अर्थ के ऊपर इकोसिस्टम है, उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं जी? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर कहां से स्टार्ट हो रहा है? इट स्टार्ट फ्रॉम द बेड ऑफ द ओशंस टू द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। ओशन के बेड से, फ्लोर से स्टार्ट हो रहा है और माउंटेन्स के टॉप तक जा रहा है ये, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, रेंज है तकरीबन 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये आपने एमसीक्यूज के लिए जरूर याद रखना है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। यहां तक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट्स दो होते हैं इकोसिस्टम के, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन हमने करनी है बायोटिक कंपोनेंट्स की, कि बायो कंपोनेंट्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, नंबर 2 कंज्यूमर्स एंड नंबर 3 डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? एज द नेम शोज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन फूड, यानी अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो ऑटोट्रॉफ्स कौन सी चीज है जी? These are plants, ठीक है। और अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखें तो वहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जी फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, यानी कि फ्रीली फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं पानी के अंदर, इनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं जी, ठीक है। ये है जी प्रोड्यूसर्स हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक हो गया। अब उसके बाद आती है बारी कंज्यूमर्स की। नेम जाहिर कर रहा है कि कंज्यूमर्स क्या करते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि प्रोड्यूसर से बनी बुनाई खुराक लेते हैं, हासिल करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स की हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स हर्ब्स जड़ी बूटियों से, ठीक है, वोर्स ईटिंग से, यानी कि वो एनिमल्स जो डायरेक्टली पौधों पर फीड करें, पौधों को खाएं, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। और इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। उसके बाद आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं जी? ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करें, ठीक हो गया, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल जो कि गोश्तखोर होते हैं, गोश्त खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब चूंकि कार्निवोर्स डायरेक्टली फीड कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर, तो इसे हम नाम देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर हम कार्निवोर्स की क्लासिफिकेशन करें तो वो एनिमल्स जो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं हर्बीवोर्स के ऊपर, तो उसे हम नाम देंगे प्राइमरी कार्निवोर्स। यानी कि वो कार्निवोर्स जो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं हर्बीवोर्स के ऊपर, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स। और वो एनिमल्स जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाएंगे उसे हम नाम देंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स। और वो एनिमल्स जो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाएंगे उसे हम बोलते हैं टर्शरी कार्निवोर्स। टर्शरी, पूरी टर्शरी कार्निवोर्स होते हैं, इनको हम दूसरा नाम देते हैं टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स यानी कि ऐसे ही एनिमल्स होते हैं जिनको फर्दर कोई ईट नहीं कर सकता, लाइक लायन, चीतास, ठीक है, इनको फर्दर कोई हंट नहीं करता, इसलिए इसको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स। और इसकी तीसरी क्लासिफिकेशन है ओमनिवोर्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, जिसमें ह्यूमन भी आ जाता है, इसको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारी कंज्यूमर्स की क्लासिफिकेशन खत्म हो जाती है और नेक्स्ट आ जाती है डिकम्पोजर्स, कि हर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एक वक्त आएगा कि इनकी डेथ होगी। अब डेड बॉडीज जिन चीजों मिलकर बनी हुई, उनका एनवायरनमेंट में जाना बहुत जरूरी होता है। अगर उनको डिकम्पोज ना किया जाए
तो इन्वायरमेंट में से मुसलसल न्यूट्रिएंट्स निकलते रहेंगे। एक वक्त आएगा कि हमारा इन्वायरमेंट लाइफ सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए अल्लाह ताला ने एक रिसाइकलिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। ये चीजें माहौल से आएंगी एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में, और एक वक्त के बाद ऑर्गेनिज्म से चीजें वापस एनवायरनमेंट में चली जाएंगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इन्हें हम रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। रिड्यूसर्स इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, ये डेड बॉडीज को डिकम्पोज करेंगे, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे और सिंपल न्यूट्रिएंट्स दोबारा से एनवायरनमेंट में शामिल हो जाएंगे फॉर रीयूसेज, दोबारा से इस्तेमाल के लिए वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह आपने फंजाई के बारे में पढ़ा होगा कि फंजाई क्या करते हैं, डेड बॉडीज के ऊपर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। अब आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, सूरज से एनर्जी आ रही है। क्या हमारे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या उस आने वाली सनलाइट को टोटली यूज कर लिया जाता है? नो। जिस तरह आपकी इंफॉर्मेशन पहले भी होगा कि पत्तों पर पड़ने वाली जो सनलाइट है उसमें सिर्फ 1% लाइट एब्जॉर्ब होती है, while rest of 99% light is reflected back into the environment। 99% लाइट को वापस माहौल में भेजा जाता है, सिर्फ 1% एब्जॉर्ब होती है। उस 1% एनर्जी को क्या किया जाता है जी, प्रोड्यूसर्स उसको यूज करेंगे, तीन फूड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जब प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स में मौजूद है वो टोटली हर्बीवोर्स में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि ये सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक हो गया। अब उसके बाद हर्बीवोर्स को जब ईट करेंगे कार्निवोर्स, तो क्या यहां से टोटल एनर्जी कार्निवोर्स में कन्वर्ट होगी? नो, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लूज और लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि हर लेवल पर एनर्जी जो है लूज हो रही है फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। तो आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पहले पढ़ा होगा, जिसके मुताबिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट होती है, जाया नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, एनर्जी शिफ्ट हो रही है लेकिन 100% नहीं, कुछ ना कुछ हीट लूज हो जाती है। ठीक हो गया। एनर्जी प्रोड्यूसर्स में गई, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से डिकम्पोजर्स, देन बैक टू द एनवायरनमेंट। एक मुसलसल साइकिल चलता रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरह प्रोड्यूसर्स और हर्बीवोर्स जब डेथ होगी इनकी, तो ये भी दोबारा से डिकम्पोजर्स के पास जाएंगे और इनको भी रिसाइकल कर दिया जाएगा। ये था फ्लो ऑफ एनर्जी। कि फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है कि सन से सूरज, सन से लाइट हमेशा क्या है, ये सोलर एनर्जी आए ही जा रही है, बैक टू द सन नहीं जा रही। ठीक हो गया। यहाँ पे आप याद रखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ मटेरियल्स। फ्लो ऑफ मटेरियल्स को पढ़ने से पहले हमें एक डेफिनेशन देखनी है फूड चेन की। फूड चेन क्या है जी, क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर, जिसे हम टिड्डीदार भी बोलते हैं। आजकल ये इसके टैग्स हमारे प्रोफेशन या फील्ड के ऊपर ये हमले कर रहे हैं जी। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? स्पैरो। स्पैरो को कौन खा रहा है जी? हॉग। तो ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखें जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने से पहले वाले को खा रहा है और बाद वाले से खाया जा रहा है, ऐसे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द वन प्रेजेंट बिफोर इट एंड फेड बाय द वन प्रेजेंट आफ्टर इट। इस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फूड चेन। ठीक है। फूड चेन के अंदर हर वो लेवल जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, उस लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल।
जो वर्ड है ट्रॉफिक, इसमें वर्ड है ना ट्रॉफ मीन फूड, इसे हम फूड लेवल भी बोलते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ट्रॉफिक लेवल एंड फूड लेवल सेम थिंग है। अब उसके बाद बहुत सारी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी फूड चेन ऐसी हैं जो ओवरलैप हैं, एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। जब बहुत सारे फूड चेन्स आपस में मिलके एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएं, जालनुमा साख बनाएं, तो उसे बोलते हैं फूड वेब। ठीक हो गया? तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ से, फ्लो ऑफ मटेरियल्स के मटेरियल्स माहौल से आते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज डिकम्पोज होंगी तो मटेरियल्स दोबारा से एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ मटेरियल्स के लिए एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है कि एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल व्हाइल फ्लो ऑफ मटेरियल इज बाई डायरेक्शनल या रिवर्सिबल भी कह सकते हैं आप। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट जिसका नाम चार्ल्स एल्टन इन 1927, उसने कंसेप्ट दिया कि अगर हम फूड चेन के अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स को नंबर्स की सूरत में जाहिर कर दें, ठीक है, नंबर्स की सूरत में जाहिर कर दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड। कि पिरामिड की शेप दे दें, गुंबद नुमा स्ट्रक्चर्स। जिस तरह अगर आप इस फूड चेन के अंदर देखें तो जो ग्रास है क्या है? प्रोड्यूसर्स आपको पता है किसी भी एनवायरनमेंट में लार्जर इन नंबर्स होते हैं, लार्जर इन नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद ग्रास हॉपर्स, इनकी तादाद प्रोड्यूसर्स की निस्बत कम होगी, प्रोड्यूसर्स की निस्बत कम। उसके बाद स्पैरो की तादाद ग्रास हॉपर की निस्बत कम होगी, ठीक है। और लास्ट में कह रही हॉक की जो नंबर होंगे वो स्पैरो से कम होंगे। तो इस साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम फूड चेन को पिरामिड्स की सूरत में जाहिर कर दें तो हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाता है। इसी को उसने नाम दिया जी इकोलॉजिकल पिरामिड्स, गुंबद नुमा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये पिरामिड्स दो तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स के फूड चेन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म उसको नंबर्स की सूरत में जाहिर करते हैं, या पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है जी? टोटल लिविंग मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में, एक एनवायरनमेंट में जितना लिविंग मैटर होगा उसे हम बोलते हैं बायोमास। तो अगर आप पिरामिड्स को बायोमास की सूरत में, बायोमास पिरामिड्स की सूरत में जाहिर करते हैं तो इसे बोलेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, अगर आपको इनके लिहाज से कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।